मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा है और मैं यहाँ विज्ञान विषय के रूप में पहले कार्य करता था। अभी मैं कृषि विज्ञान के विद्यालय दरभंगा में। तो सब लोग यहाँ मधुबनी जिला से हैं या फिर? नहीं सर, दो है सुपौल जिला के, बाकी सब मधुबनी जिला। मधुबनी का एक दो है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सब लोग पहले से कोई लोग चलाते हैं दुकान या? नहीं सर, यहाँ पे सब फ्रेशर ही है। सब फ्रेशर है, कोई नहीं करता है? कौन है? तो अभी कौन सा दिन है आज? आज सैटरडे। कौन सा दिन, मतलब तीसरा चौथा? आज छठा दिन है। तो कोई ये सौरभ जी तो लिए हमने क्लास? नहीं, क्लास नहीं लिया अभी नहीं है, चलेंगे वो भी। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि धान है आपका, गेहूं है, तो उसमें हम लोग पोषक तत्व प्रबंधन करना ऑलमोस्ट सभी किसानों को आता है। ठीक है, सबको आता है। क्यों? बुआई के टाइम पे भी डीएपी डालते हैं और उसके बाद में सिंचाई के बाद भी यूरिया डालते हैं कि नहीं? तो मतलब थोड़ा आइडिया सबको रहता है कि इसमें हाँ हमको खाद डाल के करना है, जुताई करना है, हमको पानी लगाना है, सबको आइडिया रहता है या नहीं? लेकिन वही बात अगर हम फल की करें तब सब्जी वाले किसान है कोई? किसान कौन है? सब्जी के लिए भी आप लोगों को आइडिया रहता है कि हमको ये जुताई करना है या सिंचाई करना, बुआई करना, सबको आइडिया रहता है। लेकिन ये बात हमारे फल की आती है तो किसी को आइडिया नहीं रहता है, जिसको आइडिया रहता है वो भी नहीं करता है। कभी कोई गया कि खेत की जुताई किया हो, आम का बगीचा का? कभी आपसे कोई आपके पास आपके गांव में कभी किसी को देखें कि जुताई कर रहा है आम का बगीचे को? हाँ सर, वो 3-4 साल में एक बार करने के लिए। 3-4 साल में कोई पानी लगाता है फसल के लिए? चूना तो हमको लग रहा है गांव में 100 बगीचा होगा तो 10 लोग खाली चूना मारता होगा, 10 नहीं 5। हाँ, बहुत कम है। अरे कापर संकट छोड़ो, खाली चूना नहीं पड़ता है सर। पेड़ लगाए 30 तो हम उसमें जुताई करके पानी डालें। अरे वही बता रहा हूँ, 100 में से 5 बहुत कम रेशियो। लगाने के बाद छोड़ देते हैं कि 10-20 अपने आप खोला। मधुबनी जिला में तो मोस्टली क्या करते हैं कि हमारा बगीचे में उस दिन जाते हैं जब उसमें मंजर आना शुरू होता है। मंजर आएगा तो सारा का सारा दुकान वालों को परेशान कर देंगे कि आप कौन सा दवाई दें, आप कौन सा खाद दें। तो एक बात बताओ कि मंजर आने पर अगर हम कुछ भी खाद पानी दवाई देंगे तो कुछ असर करेगा? नहीं सर, बहुत पहले से पूरा शरीर कमजोर है, पूरा पेड़ कमजोर है, तो उसमें हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें बहुत अच्छा फसल आ जाए? अगर बहुत अच्छा फसल लाना है तो पोषक तत्व प्रबंधन जैसे हम गेहूं धान में करते हैं ना, वैसे हमको आम लीची जितना फल है ना उसमें भी करना पड़ेगा। सर, चूना लगाने का सबसे सही समय? सब बताऊंगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलिए तो ठीक रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारा सबसे सही समय पोषक तत्व प्रबंधन का फलों में कब होता है, कब डालना चाहिए? दिसंबर नहीं, देखिए सबसे कमजोर कब होता है पौधा? जब फल आने के बाद, फल टूटने के बाद। सही बताया आपने। जैसे फल टूट गया उसके बाद जितना उसमें एनर्जी, जितनी उसमें ताकत थी वो पौधे में खत्म हो गया। ठीक है, अब खत्म हो गया तो हमको उसको दोबारा रिकवरी, मतलब अगली फसल के लिए हमको दोबारा तैयार करना है। तब हमको पहला डोज जो फर्टिलाइजर का रहेगा आम में, लीची में, किसी भी फल में, वो तुरंत होता है फल तुड़ाई के तुरंत बाद। दूसरा रहता है कि जैसे उसमें जब बड़ा डिफरेंशिएशन होता है, मतलब जिसमें मंजर आना है वो शाखा आनी होती है, तब उसके 2-3 महीना पहले हमको डालना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा हमको बहुत सारे लोग धान में, गेहूं में, सब लोगों ने बताया हुआ है कि आपका मिट्टी जांच करवा लेना चाहिए। किस लिए? पोषक तत्व क्या क्या है, पीएच लेवल क्या है, सब कुछ जो है उसमें पता लगे। इसलिए क्या होता है कि उसमें हमारा कितना आगे हम देंगे कि हमको अच्छी फसल मिल जाए। तो कब लेते हैं सॉइल सैंपल? कोई बताया इसके दिन में? मिट्टी का जांच के लिए सैंपल कब लेते हैं? बताया तो नहीं, कैसे लेना है वो बताया, टाइमिंग नहीं बताया कब एग्जैक्टली वैसे कर दिया। देखिए धान और गेहूं मतलब जो हमारा अनाज वाली फसलें हैं, दलहन वाली फसलें, जिसको हम काट लेते हैं पूरा जड़ से, तो उसमें क्या होता है कि हमको किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता पता कैसे चलता है कि मिट्टी की जांच करके। ठीक है, और मिट्टी का सैंपल कब लेते हैं? कटने के बाद नहीं, मतलब हमारा खेत खाली होना चाहिए। ठीक है, पौधा अगर लगा रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी?
थोड़ा थोड़ा बोलिए ना, अपना समझ लगा के। आप लोग जो है ना, जैसे देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है सरकारी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठता है, दूसरा जो आपके गांव में बैठा है जो प्रैक्टिशनर होता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत दवाई इलाज चाहिए, झोला छाप, आपको झोला छाप नहीं, प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं, वही वह भी डॉक्टर होता है, आप लोगों की सेवा करता है। तो आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है। आदमी सबसे पहले सरकारी अस्पताल या बड़े अस्पताल में नहीं जाता है, सबसे पहले जाता है मेडिकल स्टोर पे जाएगा, और वो जो मेडिकल स्टोर का जो एमआर रहेगा या फिर छोटा सा डॉक्टर रहता है उसी के पास जाएगा, जो गांव में सबसे नजदीक होता है उसको। बुखार आ जाएगा तो पहले ये नहीं बोलेगा कि हम मधुबनी जाके या फिर हम झंझारपुर जाके पहले नंबर अस्पताल में पर्ची कटाएंगे। आपके गांव में कोई मेडिकल स्टोर है, आपके गांव में कोई डॉक्टर बैठा, सबसे पहले उसी के पास जाएगा। बुखार है उसके पास दिया, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़े अस्पताल जाएगा। वैसे ही आप लोगों का रोल है कि किसान को कोई समस्या आएगी तो सीधा किसान किसके पास आएगा? आप लोगों के पास आएगा। तो आप लोग अगर बता दीजिएगा कि हाँ ये वैज्ञानिक साहब बताए थे, तो ये हम अपनी दुकान पे मंगा के रखे हैं, ये उस कीड़ा के लिए, ये उस बीमारी के लिए, और इस वाली फसल में इतनी यूरिया, इस वाली फसल में इतनी डीएपी, हम वहां से सीख करके आए थे, उसमें इतना इतना डालना है, आपका फसल बहुत अच्छा होगा। तो किसान जो है ना, आपका भाईचारा रहता है गांव में, कोई चाचा लगता है, कोई बेटा लगता है, कोई मामा लगता है, कोई ताऊ लगता है, ऐसे सब गांव में रहता है। तो आप लोगों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और लेके जाते हैं। विश्वास या फिर आपका जो है ना कुछ और दिक्कत होगा, विश्वास क्यों नहीं करेगा? गांव को विश्वास नहीं करता। देखिए दो चीज होता है, सबके घर में हर चीज नहीं होता है, सबके घर में ट्रैक्टर नहीं होता, सबके घर में जो बोलते हैं कि हर घर में दो दो खुरपी हुआ, तो अगर एक घर में अगर 10 खुरपी किसी को चाहिए तो बगल वाले से मांग लेता है। ये सब विश्वास पर ही होता है, कोई गारंटी थोड़ी होती कि वो हमको वापस करेगा, हो जाएगा तो पैसा दे के जाएगा। गाँव में कौन किसको देता है? तो विश्वास तो यह आदमी चलता है गाँव में। शहर का सिस्टम होता है कि आपको कुछ भी चाहिए तो किराए से मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग अगर गांव में कोई स्टॉल करके छोड़ देंगे, अगर आपको मान के चलिए कि उस फसल का जानकारी नहीं है, एक बार आप किसी को गलत बता दिए तो दूसरी बार आपके गांव दुकान पर वो नहीं आएगा, क्योंकि खेती में बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मान के चलिए 500 रुपए का कोई आप डीएपी यूरिया बताए कि आम में इतना डालना है, अगर डाल दिया, आम में फसल अच्छी नहीं हुई है या आम में कोई जो बीमारी है उसका मतलब आप निदान नहीं कर पाए, तो शायद किसान दोबारा आपके पास आए, तो वो विश्वास रख के ही आएगा। ठीक है, तो सबसे नजदीकी डॉक्टर जो है किसानों के आप लोग बनेंगे, तो इसीलिए हर चीज का जानकारी होना जरूरी है। तो उसमें क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि मिट्टी के जांच से हमको पता चलेगा कि मिट्टी का स्टेटस क्या है और हमको कितना उसमें और पोषक तत्व देना पड़ेगा, किस मात्रा में देना पड़ेगा, कौन सा देना पड़ेगा, ताकि हमारी फसल जो है और अच्छी हो जाए। तो ये हो गई हमारी जो हमारी वार्षिक फसलें हैं। वार्षिक फसलें मतलब जिनको हम लगा करके काट लेते हैं जड़ से, उनको मतलब परमानेंटली उनका एक साल में पूरा बुआई से लेके फ्लावरिंग बीज हमारा हो जाता है, वो हमारी वार्षिक है। ठीक है, इसके लिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे इसमें मिट्टी की जांच कब सैंपल लेना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग खरीफ फसल में सैंपल लेंगे तो गड़बड़ आएगा। खरीफ फसल में सैंपल लेंगे तो पौधा क्या करता है, बराबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैसे ये प्लग लगा हुआ है इसमें, इससे कनेक्शन इसमें जा रहा है। तो ऐसे पौधा लगा होता है जब मिट्टी में, तो उसका कनेक्शन उसके साथ होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस वो आदान प्रदान मिट्टी से होता रहता है। उस समय पर अगर आप सैंपल लेंगे तो मिट्टी में जो भी कोई नाइट्रोजन या कोई भी पोषक तत्व है वो ज्यादा आ सकता है, कोई भी पोषक तत्व वो कम आ सकता है, क्योंकि उसका आदान प्रदान कभी कभी चल रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा है। पानी की मॉइस्चर का अधिकता हो गया तो शायद ऊपर से पौधे से भी नीचे आ जाता है, बारिश हो गया तो नीचे आउट हो जाता है नीचे। लेकिन जब हम फसल काट लेते हैं तो सॉइल वो न्यूट्रल हो जाती है, और उस समय दूसरी फसल लगाने से जस्ट पहले और हमारी पहली फसल कट जाए उसके बाद, और दूसरी फसल लगाने से जस्ट पहले जब हमारी सॉइल बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में होता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं उसमें से सैंपल लेते हैं। जो तरीका आप लोगों को बताए होंगे कि वी शेप बनाते हैं, या 15 से 20 सेंटीमीटर वी शेप बताए होंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों का और भी लोग बताएंगे। तो इसमें से ये किनारे किनारे की लेते हैं मिट्टी, वो इकट्ठा करके लगभग 4 से 5 जगह की मिट्टी लेके इकट्ठा करके फिर हम उसका सैंपल लैब में दे देते हैं। तो उसके बाद ये आपका हो गया फसलों के लिए। और रही बात, अगर हमने क्या बताया है कि सॉइल का सैंपल तब लेते हैं जब खेत खाली हो। अगर हमारे पास आम का बगीचा है, लीची का बगीचा है, और हमारे पास जैसे केला लगा हुआ है, अंगूर लगा हुआ है, कोई भी फल लगा हुआ है, तब तो उसमें फसल तो हम हटा नहीं सकते। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि पौधा अच्छी फसल देगा कि कम देगा?
हाँ, तो अब तो सर पेड़ पौधे के आसपास का ही मिट्टी लेना पड़ेगा ताकि आसपास का मिट्टी लेंगे तो मिट्टी का कनेक्शन डायरेक्ट है, उससे थोड़ा जो हटा हुआ रहे। नहीं मिट्टी नहीं लेंगे। तब उस केस में मिट्टी का सैंपल नहीं लेते हैं, फलों के केस में हम पत्ती का सैंपल लेते हैं। पत्ती, तो पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स स्टेटस है वो सारी पत्तियों में दिखता है। पत्ती में कौन सा सर, पुराना पत्ती कि नया पत्ती पत्ती? में भी एक डिसाइडेड पत्ती होता है, वो भी इसमें है, पूरा जानकारी इसमें हम आपको दे देंगे, ये सौरभ जी से ले भी लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जब भी मन करे तो पढ़ लीजिएगा। अगर हमको लग रहा है यहाँ पे 40 होंगे, 40 में से 4 पढ़ लेंगे शायद एक साल में, इससे ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि लेके तो सब रखेंगे लेकिन पढ़ेगा कोई नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है कि हमको आम में क्या होता है कि ऊपर वाली नई पत्ती जो होती है वो छोड़ करके 2 पेड़ छोड़ करके तीसरी वाली पत्ती मेच्योर पत्ती हम ले लेते हैं, वो हम उसमें ग्राइंड करके उसमें आपको पत्ती लेके सिर्फ सैंपल लैब में देना है, बाकी वो काम उन लोगों का लैब वाला करके, जैसे हमारा मिट्टी का जांच से मिलता है ऐसे हमारा पत्ती की जांच का भी हमको डेटा मिल जाएगा। उससे हमको पता चल जाएगा कि इस पौधा में किस चीज की कमी है, बोरान की कमी है, जिंक की कमी है, या फिर कैल्शियम की कमी है, या नाइट्रोजन की कमी है। तो आप लोग वो देख करके चार्ट आप किसान को सलाह दे सकते हैं कि इसमें जो चीज कम है उसमें हमारे दुकान से ये वाला सोर्स ले लीजिए, इतना उसमें डाल दीजिए तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो ये एक हमारा अच्छा सा साइंस है जो हम लोगों को, किसानों को सबको जानना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी और पहुंचे। क्योंकि होता क्या है कि आम और लीची में यहाँ पर मधुबनी में कोई जुताई करने नहीं जाता है, कोई पानी लगाने नहीं जाता है, सीधा जनवरी में लेके जाएंगे इमिडाक्लोपिड और साथ दोनों खोलेंगे और जनवरी से शुरू करेंगे, जब तक फल नहीं तोड़ लेंगे तब तक स्प्रे करते रहेंगे। ऐसा है कि नहीं है? और उसके बाद लगातार आप लोगों से संपर्क में भी रहेंगे कि आपने जो दवा दिया था उसमें फल अच्छा हुआ नहीं है। आप लोगों की दवा से क्या उसमें जो है ना ताकत भर जाएगी पौधा में। तो ये सब डेफिनेशन वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, उससे मतलब है नहीं। कुछ जैसे फैक्टर्स रहते हैं कि हमारे पोषक तत्व प्रबंधन में नुकसान और फायदा करते हैं। बहुत सारे क्या रहता है कि नमी कम रहती है या फिर नमी ज़्यादा रहती है तो पोषक तत्व को ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती है, या फिर हमको चाहिए कुछ और सोर्स हम डाल कुछ और दिए तो फिर दिक्कत होती है। जैसे आम में क्या होगा कि आपको आम में पोटेशियम सल्फेट ही डालना है, आम में, अंगूर में, और आपको अगर आलू में डालना है तो पोटेशियम सल्फेट ही डालना है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं डालना। जो एमओपी रहता है वो इतना अच्छा काम नहीं करता है आम में, अंगूर में और आलू में। उसमें अगर पोटेशियम का सोर्स डालना है तो पोटेशियम सल्फेट डालना पड़ेगा। सल्फेट ऑफ पोटाश करके आता है, एक आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है बायो पोटाश अलग है, बायो पोटाश नहीं, बायो सोर्स अलग होते हैं। ये जो है ना सारे केमिकल सोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है ना अगर म्यूरेट एमओपी बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं उसको, वो म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। उसको जो है बाकी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, धान गेहूँ सब में कर सकते हैं, लेकिन हम पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट ऑफ पोटाश जो होता है वो आम में, अंगूर में और आपके आलू में, ये 3 में हमको सल्फेट ऑफ पोटाश डालना है, तभी अच्छे से काम करेगा। तो सोर्स भी जैसे क्या डालना है वो भी बहुत बड़ा अफेक्ट करता है। तो ये भी एक जानकारी है जो ये इंटरनल यूज करना है एक्सटर्नल? हां, इंटरनल यूज करना है एक्सटर्नल यूज करना है। इंटरनल आप कैसे मतलब जैसे कि उसे जगह डालना है या स्प्रे करना है? नहीं, जड़ में डालने के लिए जड़ में स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे का डोज हल्का करना पड़ता है, ठीक है। और स्प्रे का डोज जब नहीं पता तो फिर नहीं करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग डोज कर देते हैं। आप बताइएगा 1 ग्राम पर लीटर, जाके 2 ग्राम अगर कर दी तो जल जाएगा आप ही को आगे। तो वो पूरा वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से करिए, अच्छे से करिए। क्योंकि 240 जो होता है, आपको 240 का यूज बताता हूँ। 240 सब लोग जानते होंगे, जानते हैं सब लोग। 240 का नाम नहीं सुने हैं? किस लिए इस्तेमाल करते हैं? खरपतवार के लिए। लेकिन अगर उसका 10 ppm से कम डोज अगर हम नींबू पर छिड़काव करें तो उसमें फल धारण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, फल गिरेगा नहीं उसका। उसमें वो 240 क्या है, एक ऑक्सिजन है, जो Na होता है ना, नेफ्थलीन एसिडिक एसिड, वही एक मतलब उसका अल्टरनेटिव सोर्स है 240। उसमें भी ऑक्सिजन होता है, लेकिन हायर डोज में हमारा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट कर देता है। अगर 10 ppm से अंदर के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो नींबू में फल रुकता नहीं है, या फिर फूल आकर के झड़ जाता है पूरा, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन आप सजेस्ट करिएगा, आप दुकान से सजेस्ट करिए कि 10 ppm बनाना है। 10 ppm मतलब 10 ml पर लीटर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो 10 ml मतलब कितना होता है 1 ml में? 100 ml होता है कि 1000 में? 100
तो 10 लीटर में 1 ml आएगा, ठीक है। तो 1 ml देखेंगे तो वो ज्यादातर 2 ड्रॉप 10 लीटर में। अब किसान बोलेगा अरे 2 ड्रॉप में तो इसमें पूरे 10 लीटर की टंकी में कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अगर 1 ड्रॉप और बढ़ा दिया तो फिर वो काम करेगा खरपतवारनाशी का, फिर चाहे नींबू का पौधा चाहे कितना बड़ा हो पूरा सूखेगा। तो इसीलिए हर चीज बताई नहीं जाती किसानों को। अगर ये चीज बता देंगे तो उनके तो है बहुत काम की चीज, लेकिन आप बता देंगे उल्टा आप ही फंस जाएंगे। उनको लगेगा कि अगर ये बताएं 1 ml, जैसे 1 ड्रॉप आप बताए हैं, तो हम अगर 1.5 ड्रॉप डाल देंगे ना तो और ज्यादा फल बन जाएगा, और ज्यादा फल के चक्कर में पूरा और ज्यादा नुकसान। और सॉइल कैसी है इसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि हमारा कैसे पौधा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करेगा, सॉइल पर भी डिपेंड करता है, और हमारा पानी कैसा हम लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ जैसे आयनम के हमारे मतलब कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे हमको सारे पोषक तत्वों को प्रोवाइड करना है। तो उसमें आपका कार्बनिक उर्वरक दिया जाएंगे जो फर्टिलाइजर होते हैं, फिर उसमें ऑर्गेनिक खाद जैसे हमारा गोबर की सड़ी हुई खाद FYM या फिर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें खाद और हरी खाद भी हम डाल सकते हैं। हरी खाद जानते हैं, ढैंचा, सनई, मूंग, इन सब बुआई करके जुताई कर देंगे खेत में, तो उससे भी हमारा हो जाता है। फिर फसल अवशेष जैसे धान का अभी बचा हुआ है जो, वो उसी खेत में जुताई कर दें। फिर उसके बाद में फसल चक्र। फसल चक्र जानते हैं क्या होता है? फसल चक्र से मतलब होता है कि हमको बार बार करके रिपीट करके एक चक्र बनाना है। जैसे गेहूं के बाद धान, धान के बाद एक दलहन फसल जरूर लेना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें दलहन फसल में क्या होता है कि जड़ों में नाइट्रोजन, वो हमारा राइजोबियम का एक नोड्यूल्स बनते हैं, जिससे हमारे पौधों की जड़ों से ही नाइट्रोजन जो है हमारे मिट्टी में फिक्स होती है। तो इसीलिए उसका क्या रहता है कि हमारा एक अलग से मिट्टी में एनर्जी बढ़ जाती है ताकि अगली फसल अच्छी हो। दूसरा इसका फसल चक्र का फायदा क्या है? फसल चक्र का फायदा ये है कि जैसे इस फसल के इस सीजन में जैसे हमने धान लगा लिया, तो अगले साल धान की जगह पर दूसरी फसल अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो धान में जो कीड़े और बीमारी लगते थे तो उनको एक गैप मिल जाएगा। जैसे जून से अक्टूबर तक जो भी बीमारी और कीड़ा धान में लगते थे, अगर हम उसकी जगह पर तिलहन कर देंगे, तिल जानते हैं ना, उसी टाइप से होता है, अरहर उसी टाइप होता है। तो अगर हम उसी जगह पर अरहर कर देंगे तो वो कीड़े मकोड़े और बीमारी जो है हमारा, उनको एक गैप मिल जाएगा और वो नष्ट हो सकते नहीं। तो हर साल अगर उसी खेत में वही धान लगाते रहेंगे तो हर साल वही कीड़े और बीमारी उसमें अटैक करते रहेंगे, ठीक है। तो फसल चक्र जो है हमको एक ऐसा बनाना चाहिए ताकि बदल बदल के हमको फसल बुआई करना है, और एक ही कुल के पौधे बार बार पूरे सीजन नहीं बुआई करना है। जैसे ग्रामीणी कुल में ये हमारा धान है, गेहूं है, तो एक साल ये हो गया, अगली बार हमको उसका ब्रेक करना है, दूसरी फसल लेकर के उसको ब्रेक करना है, ठीक है। तभी फसल की जो मिट्टी की उपजाऊपन जो है ना तभी बनी रहेगी, ठीक है। आवाज आ रही है पीछे तक? नहीं सुनाई पड़े तो बता दीजिएगा, ज्यादा बोरिंग लगे तब तो बता दीजिएगा। और एक हमारा आ जाता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक जो आप बायो बता रहे थे, उसमें PSP है आपका और ये जेकोबैक्टर है, तो उसके जो है बायो फर्टिलाइजर्स का भी थोड़ा समागम करना है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब ये है कि हमको चारों जितना भी प्रकार का हमारा रहता है उनको हम एक निश्चित मात्रा में डाल करके हम पोषक तत्वों की भरपाई पौधे को करना है। उसमें आपका केमिकल फर्टिलाइजर भी रहेंगे, उसमें आपका वर्मी कंपोस्ट FIM भी रहेगा, उसमें आपके जैव उर्वरक भी रहेंगे। तो मतलब किसी एक सोर्स से ही नहीं, जैसे ये नहीं कि पूरा DAP यूरिया ही डाल के हमने पूरा सप्लाई कर दिया, उसमें हमारा वर्मी कंपोस्ट भी जरूरी है। वर्मी कंपोस्ट क्या कि लॉन्ग टर्म के लिए उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हमको जरूरी है। जैसे ये हमारे जैव उर्वरक हैं, ये हमारे जैव उर्वरक हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर से, मतलब ये लैब में बनाए जाते हैं, उसके बाद फार्मुलेशन से बना करके आप लोगों किसानों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एस्परजिलस आ जाएगा, और हमारा देखिए एक प्रोम होता है, प्रोम हम ये तैयार करते हैं, प्रोम खाद सुने होंगे, नहीं सुने? तो ये जैविक एक किस्म बिहार सरकार में एक वो चल रहा है, जैविक मिशन चल रहा है, तो उसमें प्रोम खाद बहुत सारे किसान को क्लस्टर वाइज दिया जाता है। तो ये लोग बनाते हैं प्रोम खाद, इसमें जो है बहुत सारा जैसे हमारा वेस्ट रहता है तो वो एक जगह इकट्ठा करके उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर जो भी दूसरा होता है ना उससे डाल करके उसको सड़ा करके वो बनाते हैं। इजीली होता है, जैसे कि जो भी हमारा वेस्ट रहता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाते हैं केचुआ से, ऐसे उसमें हम बायो जो हमारे पास
जो माइक्रोब्स रहते हैं उनसे उसको सड़ा करके हम बनाते हैं क्रोम खाद। एक ईएम टेक्नोलॉजी है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ये क्रोम खाद बनाने का ही एक तरीका है कि अगर हम बहुत सारा अपना किचन का वेस्ट, जानवर का वेस्ट या फिर कहीं से कुछ भी हम ला करके हरा खाद, वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, और वो हम क्या करेंगे एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टिक एसिड, दही में बैक्टीरिया होता है, दही थोड़ा अगर डाल देंगे तो और जल्दी वो सड़ेगा, उससे भी खाद तैयार होती है, वो भी हम अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ इस्तेमाल करके उसके साथ में अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी यूज कर ले तो वो और जल्दी सड़ेगा। उसको साथ एक हफ्ता रख के दही को किसी खट्टा एकदम होना चाहिए, इसलिए नहीं मार्केट वाला खरीदे तो उसमें कुछ होता नहीं है। और उसमें छाछ लगाते हैं, बर्तन में डाल के एक हफ्ते के बाद उसको फिर उसको डालते हैं, काम करते हो। कंपोस्ट कचरा तो ये वर्मी कंपोस्ट तो सब लोग देखे हुए होंगे, सब लोग अपने आसपास में कोई ना कोई तो बनाता ही होगा, ठीक है। पानी वानी प्यास लगे तो पीते रहिएगा, ठीक है। ये वर्मी कंपोस्ट में हम लोग केचुआ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि जैसे FYM हमारा 8-9 महीने में बनता है, तो ये वर्मी कंपोस्ट हमारा 50 से 60 दिन में बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि केचुआ का खाने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है और उसमें जो है ना हमारा NPK का मात्रा भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर ये सब पढ़ाएंगे, मैं आपको मेन चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये एक चार्ट है, बहुत अच्छा है, मैं आपको दूंगा, तो ये आप लोग रखिएगा इसको। जैसे हम बता रहे हैं कि इतना फसल जो है ना पर केजी प्रोड्यूस के लिए हमारा पौधा खत्म करता है। तो अगर हम पत्ती की एनालिसिस करके जांच करते हैं तो उससे इस चार्ट को देख करके कि आम में इतना, केला में इतना, और नींबू में इतना, एप्पल में इतना, गुआवा में इतना, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कम अगर हमारे पौधे की पत्ती में पोषक तत्व मौजूद हैं तो हमको एडिशनली जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका एक मानक हो जाएगा ताकि आप लोग इसको स्टैंडर्ड मान करके जो भी आप रिपोर्ट पाएंगे उससे आप एक कैलकुलेट करके वैल्यू पता कर लेंगे कितना इसमें नाइट्रोजन और डालना है, ठीक है। दे देंगे फोटो तो मतलब ये दे देंगे, सौरभ जी को दे देंगे, आप ले लीजिए। हाँ ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप में आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, ग्रुप में आ गया, वो हर चीज आपको ऐसे नहीं जाएगा। तो उत्पादकता को बढ़ाने वाले और भी कारक जैसे वैरायटी होती है, कुछ अच्छी वैरायटी लगाना चाहिए हमको, और उसके साथ में ऐसी वैरायटी लगाना चाहिए जो अच्छे से हमारा सारा न्यूट्रिएंट यूज कर सके। ये नहीं कि हम डाल रहे हैं जितना उतना बाउंस बैक हो रहा है, वो नहीं ले पा रही, किसी वैरायटी का बिजनेस नहीं होती है। तो इसके लिए हमको थोड़ा देख के या फिर चूज करके वैरायटी लें। जब किसान को आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगले सीजन में हमारे यहाँ के लिए ये वैरायटी है, आप सब किसी विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक का नंबर रख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोग कभी भी किसी समस्या में रहेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं कि हाँ हमको इस फसल में ये वाली दिक्कत है किसान को, तो इसमें किस चीज का मतलब कौन सी दवाई दी जाए या फिर किसी प्रकार का पोषक तत्व देना है, तो उसके हिसाब से वो अपना डाल देंगे। ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या रहता है कि फर्टिलाइजर कितना चाहिए और कितना फसल की रिक्वायरमेंट है और कितना हम किस सोर्स से पूरा कर रहे हैं, वो पूरा हमको इसमें जाना है, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ से आपको क्या समझ में आया है, इसमें देखिए, इसमें देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या है कि अगर आप फर्टिलाइजर पौधा में कम देते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, अगर पौधा में कम देते हैं तो उसका ग्रोथ जो है कम रह जाता है। अगर ऑप्टिमम तो जितना देना चाहिए उतना अगर देते हैं तो उसका ग्रोथ मतलब इतना 100% हो रहा है। अगर हम ग्रोथ को और हम थोड़ा ज्यादा दे के देखते हैं तो भी ग्रोथ उसका उतना ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा फर्टिलाइजर ज्यादा कर देता है। फिर हमने क्या किया कि और भी ज्यादा दे करके देखा, तो इसमें क्या हो गया, एक्यूट टॉक्सिसिटी, मतलब उसका जो है ना टॉक्सिसिटी हो गया, जो भी फर्टिलाइजर हम दिए एक्स्ट्रा उसका टॉक्सिसिटी हो गया, मतलब और ज्यादा ग्रोथ बढ़ी नहीं, उल्टा घट गई। तो आपको हमेशा ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। जैसे मैं आपको कोडी का एग्जांपल दिया है कि उसको 10 ppm से कम यूज करेंगे तो वो ऑक्सीजन का काम करेगा, 10 ppm से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो खरपतवार नाशी बन जाएगा। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट तो सब आप लोगों को पता ही होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऐड होते हैं। इसमें क्या है, जैसे बहुत सारा हमारे पास मिट्टी अलग अलग टाइप का होता है, तो इस वाले ग्राफ से आप देख लीजिए, जैसे इसमें
क्या होगा कि आपका पीएच अगर 7 से 7.5 है तो उस पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नीचे मॉलिब्डेनम। तो ये सारे पोषक तत्व आपके जब मिट्टी का पीएच 7 से 7.5 के बीच होगा तब होंगे। लेकिन मान के चलिए मिट्टी का पीएच बदलने का आप लोगों का सक्षम तो होंगे नहीं। हाँ, पूरे खेत का मिट्टी का पीएच बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। उसमें बहुत सारा चूना उना डालना पड़ेगा, कुछ भी और बढ़ाने का डाल के दूसरा केमिकल डालने से अच्छा है कि हमको जो चीज खेती करना है हम उसको फोकस करेंगे। तो इसमें मान के चलिए कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से 7.5 के बीच है तो ये वाले तो अच्छे से अवेलेबल रहेंगे आपके, लेकिन ये वाले आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, जिंक इनकी उपलब्धता कब होती है? 5.5 से 6 के बीच। तो 5.5 से 6 के बीच में ये उपलब्ध रहते हैं। तो इस पीएच पे अगर मिट्टी होगी तो ये वाले कमी रहेगी इनकी। तो इनका अगर क्या करना है, जैसे मिट्टी का पीएच आप चेक करा लिए तो आप अपने आप समझ जाइए कि हमारी मिट्टी में इन वाले पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले हम क्या करेंगे, फसलों को अलग से छिड़काव करने का सलाह दे सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं या नहीं? ये सब विज्ञान है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इतना नहीं याद रखिएगा तो अच्छे से किसानों की सेवा नहीं कर पाइएगा। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, जैसे टमाटर का फल फट रहा है, बेल फट रहा है और धान में खैरा डिजीज लग गया। तो धान में खैरा डिजीज किस स्थिति में लगेगा? जब पीएच आपका 7 के आसपास है। तो इसमें क्या होगा कि जिंक की कमी रहेगी। जिंक के विषय रहता है खैरा डिजीज। तो हमको ऐसे ही अंदाजा लगा लेना है कि हमारे यहाँ की मिट्टी का पीएच कितना है, तो हमारे मिट्टी के पीएच में ये पोषक तत्व तो आसानी से उपलब्ध रहेंगे, हमारे पौधे को मिल जाएंगे। बाकी के ये पोषक तत्वों की सप्लाई हमको बाहर से एडिशनली करना पड़ेगा, तभी हमारी फसल अच्छी होगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा ये दिखा देता हूं कि किस वाले पोषक तत्व की कमी में पौधा कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन की जब कमी रहती है तब इसमें पौधे में स्टंटेड ग्रोथ रहती है और पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, और फल जो है ना बहुत कम विकसित होता है। पीली पत्ती नीचे वाली, ठीक है, नई वाली नहीं, नीचे वाली वो वाली, और उसमें थोड़ा पौधों की ग्रोथ भी ऊपर वाली होती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए फलों में, स्ट्रॉबेरी में देखिए कि इसमें सफेदीपन लिया रहता है, ये नाइट्रोजन की कमी से होती है। और ये आड़ू आप देख लीजिए, उसमें भी पीलापन लिया हुआ है पत्ती, ताकि इसमें क्लियर कट दिख रहा है आपको कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। ठीक है, अब ये फास्फोरस की डिफिशियंसी से आप लोग अमरूद में देखे होंगे कि बारिश के बाद जब ठंडा मौसम शुरू होता है तो अमरूद की पत्तियां ऐसे दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तब जो है ना मिट्टी हमारा बारिश के बाद क्या होता है कि पानी से फास्फोरस है वो नीचे की तरफ लीचा हो जाता है। तो इससे क्या रहेगा कि पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता घट जाती है और वो गुआवा का पौधा इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि तुरंत वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो पत्ती में फास्फोरस, पत्ती में अगर आप ऐसा कहीं पर भी देखिएगा, अगर उसमें फास्फोरस का एप्लीकेशन करा दीजिएगा तो आपका पौधा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप पोटास की डिफिशियंसी से देखिए, पौधा की पत्ती जो है ना एकदम जली जली से लगती है, कोने पूरे जल जाते हैं, आगे से टिप से जलना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि ये पोटास की डिफिशियंसी है, इसमें पोटास का स्प्रे या पोटास को जड़ में दे करके हमको थोड़ा सा नमी बनाए रखना है ताकि हमारा पौधा सही से स्वस्थ वृद्धि विकास कर सके। देख के आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा, पढ़ के नहीं इतना याद रहेगा। अभी ये सब दिमाग में रहेगा ना, जैसे कहीं पर भी आप देखिएगा तो सर बताया कि अच्छा ऐसा ऐसा है, फिर आप पीडीएफ से मिलाइएगा कि हाँ सिस्टम मिल रहा है, और फिर आप ट्राई करिएगा एक आध पौधा जब हम बताए पोटास का डिफिशियंसी, पोटास को स्प्रे करके देख लीजिएगा, हाँ ठीक होता है तो तब आपको विश्वास होगा आप साहब तो सही बोले थे। पोटास खाद को ही स्प्रे करना है। हां, पोटास खाद ही स्प्रे करना है। अगर देखिए लिक्विड वाला फर्टिलाइजर भी आता है, अभी आप जब दुकान खुलेगा तो बहुत सारे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, आपसे लोग खाद मांगेंगे, आपके पास लिक्विड में डीएपी होगा, लिक्विड में यूरिया होगा, आपको बेचने में समस्या आएगी, क्योंकि लोगों का पहले से माइंडसेट है कि जब तक दानेदार यूरिया खेत में नहीं पहुंचेगी तब तक फसल नहीं होगी। लेकिन अभी सीवीड एक्सट्रैक्ट से यूरिया बन रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है, वो आपको वही सब आपको बेचना पड़ेगा, वही सब आपको किसानों को प्रमोट करना पड़ेगा। तो स्प्रे करने के लिए लिक्विड वाला ज्यादा सही रहता है, और नीचे जड़ में डालने के लिए आपका जो वाला रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है।
दोनों का डोज जो है अलग अलग रहता है कि मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और स्प्रे करने के लिए उसका डोज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वो अभी आगे बताएंगे क्योंकि वो हर एज के अकॉर्डिंग अलग होता है। डॉक्टर का जाइएगा बुखार का टेबलेट एक देता है, बच्चों के लिए अलग साइज रहता है, उसके बाद बूढ़ों के लिए अलग साइज रहता है। केला का गाछ है, हाँ केला इसको तैयार हुआ नहीं, अभी थोड़ा हमको 10 मिनट दे दीजिए, इसको खत्म करके उसके बाद सब ठीक है सर। तो इसमें पोटास का डिफिशियंसी से केला में भी देखिए लास्ट में पत्ती जो है ना जलाता लगता है और गिर जाता है। केला में क्या होता है ना कि केला में बहुत ज़्यादा आपको पोटेशियम डालने की जरूरत पड़ती है ताकि आपका अच्छे से फल बने, नहीं तो फल जो है अनइवन साइज का वो सब रहेगा। ठीक है, अब इसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी से देखेंगे बहुत बार सेब आप लोग काटे तो अंदर धुआं सा दिखता है, देखे हैं कोई लोग, तो वो कैल्शियम से बिटर पिट नाम की एक बीमारी हो जाती है जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है। तो बहुत सारे लोग ऊपर लेकिन नहीं दिखता है, लेकिन बहुत सारे किसान वहाँ पर भी हमारे जैसे किसान कोई बहुत बड़ा वैसे थोड़ी होगा, जैसे हम लोग किसान हैं यहाँ पर, वैसे ही वहाँ पर भी होंगे जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा ऊँचा की नीचा जमीन होता है तो वहाँ पर लेबर भी मिलना मुश्किल, इवन खेत वाला खुद जा करके स्प्रे उतना पॉसिबल है नहीं। तो मान के चलिए कैल्शियम का पूरा सप्लाई करने के लिए उसको फर्टिलाइजर नहीं डाल पाया, ऊपर वाला फल तो वैसे ही रहता है और फल कभी भी दिखता है तो ऊपर वाला देख करके, अगर मान के चलिए आप आके आप काटे हुए हैं तब आप देख रहे हैं उसमें, हाँ तब उसमें पता चलेगा बिटर पिट है, लेकिन तब क्या लोग नहीं सोचते हैं, खा लेते हैं, वैसे कोई नुकसान नहीं है, पौधों की बीमारियां में नहीं आती हैं। फिर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से पूरा उसकी वेंस जो है दिखने लगती है। ठीक है, इसमें वी शेप फ्लोरोसिस हो जाती है और उसमें जो है ना पूरा का पूरा वेंस जो है पत्ती में दिखना शुरू हो जाती है और सफेदी लिया हुआ पीलापन आता है, बहुत ज्यादा सफेदी लिया हुआ। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से इसमें नींबू में वी शेप में पत्ती जो है आप देखिए वी शेप में पत्ती में पीलापन लिया हुआ है, पूरा उसकी नसें ऐसा दिख रही है। ठीक है, ये आप जब देखिएगा तो इसमें बड़ा अंदाजा लगा पाइएगा कि हाँ इसमें किस चीज की कमी है। बहुत बार क्या होता है कि किसानों को पता नहीं चलता है कि वो डिफिशियंसी होती है किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की और वो छिड़क के आते हैं कीटनाशक और दवाई बीमारी वाला सांप वाप है फंजीसाइड जो है ना छिड़क के चले आते हैं, फिर बोलते हैं कि आपने जो दवाई दी थी वो फायदा नहीं करी, जबकि आप लोगों को पता भी नहीं होगा वो किस चीज के लिए लेके जा रहे हैं। मांगे बीमारी लगा हुआ, बीमारी में आप ज्यादा फंजीसाइड दीजिएगा, कीड़ा लगा तो आप इंसेक्टिसाइड दीजिएगा, कीड़ा मारने की दवाई, लेकिन सही से सिम्टम्स अगर वो लोग दिखाएंगे फोटो पे तो आप लोगों को कुछ आइडिया लगेगा। नहीं आप लोगों को आइडिया लगता है तो कृषि विज्ञान केंद्र को भेजिए, वो लोग बताएंगे, वो जो भी रिकमेंड करेंगे वो कीजिए उनको। अब इसमें देख लीजिए सल्फर की डिफिशियंसी से बहुत ज्यादा पत्तियां जो है ना मुड़ जैसी करती हैं। इसमें इस केस में आप लोगों को 100% लगेगा कि इसमें कोई कीड़ा चूस लिया है, इसलिए पत्ती एफिड होता है। एफिड हर सीजन में नहीं लगता है, एफिड लगता है कब, जब आपका मिर्ची में लग जाता है, लेकिन कौन सी सीजन में लगता है? ये सर आपको अप्रैल होली के टाइम के बाद, होली के टाइम के बाद जो एफिड लगता है तब वैसे होता है। लेकिन अगर अभी पत्तियां ऐसी दिख रही है तो उसमें सल्फर की कमी है, सल्फर की कमी से ऐसी पत्तियां मुड़ जाती हैं पीलापन लिए हुए। ठीक है, मिर्च में मिर्ची में एक्चुअली लगता है वायरस और लीफ कल वायरस लगता है, तो वो अलग है, ये फल की बात हो रही है। और मोस्टली क्या होता है कि वो आपका एफिड और ये थ्रिप्स जो होता है कीड़ा होता है वो उसी से एक दूसरे के पौधा पे फैलता है, तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की डिफिशियंसी से देख लीजिए आम की पत्तियां बर्बाद नहीं हो पाती है और उसमें जो आपका अंगूर है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, बंच अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। बोरान की डिफिशियंसी से देख लीजिए फलों का फटना होता है, जैसे हम बताया नहीं आपका पीएच अगर 7 है तो उसमें बोरान और जिंक की डिफिशियंसी जरूर आएगी। आयरन की डिफिशियंसी से भी हमारे पास सिम्टम्स होते हैं हमारे पौधों में। ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है, तो ये आप लोग भी जैसे इसको बना सकते हैं, जैसे आप लोग धान में देखिए हाँ ये वाली बीमारी उसका फोटो लेके पूरा पीपीटी बना सकते हैं, हमने ये वाला दिया था, तो अपने पास एक रिकॉर्ड रख लेंगे आप कि हाँ ये लगाए हैं और ये वाले किसान को सजेस्ट किए थे, ये फायदा किया था, अगली बार आप किसान को वही सजेस्ट करेंगे। और कृषि में यही चीज होता है कि आपके यहाँ का मिट्टी और जलवायु और है, अगर यही आप 500 किलोमीटर आगे चले जाइएगा तो मिट्टी और जलवायु और है, तो वहाँ पे खेती किसी और तरीके से होती है, आप यहाँ खेती किसी और तरीके से होती है। तो हर जगह सबका जो है ना एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। तो कृषि एक ऐसा है ना पूरा डाइवर्स है, उसमें नॉलेज भी पूरा डाइवर्स ही आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अब कॉपर की डिफिशियंसी से हमारा पौधे में जैसे पत्ती हो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो जाती है, जैसे हमारा सल्फर में नहीं था वैसे ही हो जाती है और थोड़ा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से सबसे ज़्यादा आपको जो
फूल गोभी होती है, उसकी पत्तियां एकदम पतली पतली बढ़ती चली जाती है, उसके फल को कवर नहीं, फूल को जो है कवर नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा फूल जो है उसका जो मार्केट वैल्यू अच्छा कम बहुत घट जाता है। वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा हमको दिखती है फूल गोभी में। इसको विपटेल नाम की बीमारी हो जाती है। फिर निकिल एक हमारा जो 18वां है, उसमें निकिल का भी हमको रोल अच्छा मिला है कि हमारा जो निकिल एक पोषक तत्व है, उसकी कमी से भी हमको पौधों में अच्छी उपज नहीं प्राप्त होती। तो ये हमारा नया एक खोजा गया है निकिल, तो उसका भी सप्लाई करना पौधों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। पहले 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट थे, 18 थे, तो ये 17वां है। 16 पोषक तत्व सुने होंगे ना, अगर कोई पूछे तो बोल दीजिए 17वां ये है आपका निकिल। 17 बताए थे टोटल। तो 17वां यही है निकिल, जो नया खुद के ऐड किया गया है। ये एक आपका ग्राफ हो गया कि आपका ऑप्टिमम लीव न्यूट्रिएंट स्टेटस कितना होना चाहिए। जैसे कि आप वो था आपको पर केजी कितना लगेगा फल प्रोड्यूस करने में, ये आपका हो गया न्यूट्रिएंट स्टेटस, मतलब कितना परसेंट आपका मैंगो में नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटाश होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, और आपका मैग्नीज, सल्फर, बोरान, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, कॉपर, मतलब कितना कितना आपके लीफ में स्टेटस होना चाहिए, कितना परसेंट, ताकि आपको पूरी फसल जो है अच्छे से ये दे देंगे। सर आप इनके फोन करेगा, ग्रुप में डाल दिया है। ग्रुप में आ गया है। फोटो लीजिएगा तो फल देने के टाइम में सामने आ जाएगी हमेशा। फल देने के टाइम पे सैंपल नहीं लेते हैं, सैंपल लेते हैं जब हमारा आइडियल स्टेज में पौधा होता है, फूल आने के बाद भी नहीं लेते हैं। सीधा हम फसल तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 महीना के बाद लगभग लेते हैं, क्योंकि पहले हम लेंगे बाद में लेंगे तो फिर उसमें स्टेटस कम नहीं दिखाएगा। नया पौधा लगाया 1.5 साल हुआ है आपका, तो ऐसा बताइए कमी से वैसा पत्ता हो रहा है। देखिए इसमें आप जो है ना लीफ सैंपलिंग टेक्निक का लेना है। कैसे लेना, देखिए लीफ का जो है ना पेट्यूल के साथ मतलब पूरा का पूरा पत्ती लेना है, और आपको 4 से 5 महीना पुराना पत्ती लेना है, मिडिल आपका कुछ लेना है, और नॉन फ्लावरिंग क्लस्टर, मतलब जो जिस पौधा में जिस ब्रांच में फूल नहीं आया हो उसमें का लेना है। सब कुछ लिखा हुआ है पहली लाइन में। ऐसे केला का भी है, अमरूद का भी है, ग्रेप का भी है। ये अभी तो मोबाइल में एक वो साइड से वो भी निकलता है, स्लाइड करके निकालिए, उनको टिक करिएगा तो पूरा हिंदी में हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल में सारे में गूगल हाँ ट्रांसलेट हो जाता है सर। सबसे ट्रांसफर हो जाएगा पूरा हिंदी में। हाँ ट्रांसलेट आराम से। नहीं, जिनको ये समझ में नहीं आएगा उनके लिए ट्रांसलेटर भी है, उसमें आराम से हिंदी समझ आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो सर अभी जिमिनाई और चैट जीपीटी है ना, उसको फोटो अपलोड कीजिए, वो हिंदी सबको बता देगा। नहीं वो सब अच्छे से नहीं बताएगा, वो ट्रांसलेट कर देता है वो, मतलब ट्रांसलेट हाँ कर देगा, पीपीटी ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन वो खेती उसके भरोसे नहीं हो सकती। खेती में जो है ना कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे ही देता है वो। नहीं, कभी वो उतना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। उसमें जो है ना आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। वो तो बता देगा कि हाँ फर्टिलाइजर इतना इतना डालना है, पौधा का एज नहीं पता है, और उसको बताएगा क्या, जो हम लोग अपलोड करेंगे वही तो। हाँ वो तो खुद सीखता है हम लोग को, उसके बाद बता दो। हम लोग क्या कॉपीराइट के जो मटेरियल रहता है रिसर्च पेपर, उससे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकता है, उसको परमिशन नहीं। सर आप अपना नंबर हम दे देंगे, ठीक है। हमको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है कि हमको राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट जो आप लोग सप्लाई करेंगे, राइट टाइम जो किसान लोग डिसाइड करेंगे किस समय पे डालना है, और राइट प्लेस कहाँ पर डालना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और राइट रेट सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब किस दर में डालेंगे, कम ज्यादा नहीं डालेंगे। कम ज्यादा डालेंगे तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे फर्टिलाइजर टाइप है, ये आप लोगों के काम का है कि पोटेशियम के कितने सोर्स हैं, नाइट्रोजन के कितने सोर्स हैं, ये सब जो है आप लोगों के काम का है। जो पोटेशियम का जो हम बता रहे थे, तो पोटेशियम फ्लोराइड जो है वो हम आम में नहीं डालेंगे, हमको पोटेशियम सल्फेट डालना है। ये लगभग आपको जैसे 25 सेंटीमीटर का जितना रहता है पौधों में, उतने तक जो है हमको पौधा हमारा जो है फीडिंग रूट होती है, जो भी हमारे पौधे को पोषक तत्व पहुंचाती है, वो 0 से 25 सेंटीमीटर की पतली पतली रूट रहती है, ठीक है। जो मूसला जल होती है वो कभी फूड जो है ऑब्जर्व नहीं करती है, वो सीधा पानी के सर्च में नीचे जाती है, ठीक है, और पौधे को सपोर्ट के लिए होती है। जो पतली पतली रूट होती है वो भी पानी के जरिए हमारे पौधे को पहुंचाती है, वो हमारी 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही रहती है, ठीक है।
एक देखो ये फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें बहुत सारे ड्रिप, बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, ड्रिप इरिगेशन जानते होंगे। तो उसमें क्या रहता है कि ड्रिप इरिगेशन में क्या रहता है कि हमारा छोटा सा पाइप अगर हम साइड में जैसे डाल देंगे, ये आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये वाला पाइप नहीं है, ये आपका ये वाला पाइप, छोटा पतला पाइप सब लोग देखे होंगे। तो ये मोस्टली क्या करते हैं कि यही आम के पेड़ के पास रख देते हैं, फिर चला देते हैं, तो पानी जैसे मान के चलिए ये पतला वाला पाइप है, यहाँ पे आपका टपक रहा है, ठीक है, तो पानी ऊपर टपकेगा तो चारों तरफ फैलेगा तो घास जमेगा, और घास जमेगा तो हमारे पौधों को जो पोषक तत्व पानी मिलने वाला है तो वो घास भी तो लेगा। तो इसके लिए ये सब सरफेस टाइप में है। ये आपका जो देख रहे हैं ये ऐसा एक हमारा ये वाला एरिया इसका रहता है 1 फीट, ऊपर थोड़ा छोटा रहता है, मतलब ये वाला एरिया आपका 1 फीट रहता है। इसमें भी छेद है, ये पानी 1 फीट है, ये 1 फीट का रहता है, लेकिन ऊपर छोटा सा ये सर्किट दिया था जिसमें ये पाइप गया हुआ है। इसको हम मिट्टी में अंदर उसेड़ देते हैं, कितना तक हम उसेड़ देते हैं ताकि इसका छेद वाला पोर्शन नीचे चला जाए, और ये इसमें इसको पाइप सेट कर देते हैं, और इसमें छेद ऑलरेडी है, तो ये ड्रॉप करके पानी टपकता रहता है, और वो पूरा मिट्टी में जहाँ पर रूट होती है, फीडिंग रूट, वहीं तक चला जाएगा, पानी डायरेक्ट पौधा ले लेगा, ऊपर घास को पानी नहीं मिलेगा। और आपका इवेपोरेशन जो हमारा धूप से पानी उड़ जाता है वो भी नहीं मिलेगा। मतलब इजराइल ने 1960 में ये लाया था, हम लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हम लोग करते नहीं, क्योंकि हम लोग पास सुविधा बहुत है ना, उसके पास नहीं है। हाँ, उसके बाद सुविधा क्या है, हम लोग जो है ना जितना पानी नहाने से ज्यादा हम लोग पानी जो है ना रोड पे बहा देते हैं। हमको लग एक रियलिटी में, चलो बात करेंगे, फिर तो ये आपका छूट जाएगा। रियलिटी में तो यही है कि आप लोग देखे होंगे कि नहाने में सिर्फ आपका 10 से 15 लीटर पानी लगेगा, मोस्टली वो भी नहीं लगता है, हमारा हाथ से लेकर फिर जो अभी तो मोटर वाला सिस्टम सबके घर चल गया, पहले ऑन करते हैं, पानी चेक करते हैं, चेक करने में आपको 50 लीटर चला जाता है। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को देखो, आम में बता दें आपको, आम में कैसा करना है। ये 10 साल पुराना, देखो जो आप लोग पूछ रहे थे सवाल, अब उसी का ये आंसर है। 10 साल का पुराना पौधा है अगर, तो क्या करेंगे हम, उसमें 730 ग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस 180 ग्राम, हाँ फास्फोरस 180 और पोटेशियम 680 ग्राम। ये एक सिंगल प्लांट का है ना सर? सिंगल प्लांट चाहिए 10 साल पुराने को, मतलब मिनिमम 10 साल होना चाहिए। उससे ऊपर वाला मैं यही है, वही बता रहा हूँ। पहले ये वाला आप लिख लीजिए, देखिए अगर पौधा आपका 1 साल पुराना है तो आपको सिर्फ 73 ग्राम नाइट्रोजन, 18 ग्राम फास्फोरस और 68 ग्राम आपका पोटाश डालना है। फिर अगले साल क्या होगा, इसका दुगना, अगले साल इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। 36 ठीक है, तीसरे साल इसका नहीं पहले वाले का 3 गुना, 73, उसमें 73 जोड़ दीजिए। हाँ, उसका भी डबल कर देगा 4 गुना इसका, हाँ। ठीक है, इसका 3 गुना। ठीक है, ये 2 बार है, ये 3 है, तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 गुना आ जाएगा। तो ये 10 साल पुराने में हो जाएगा 680, इसका 180, इसका 730, ठीक है, 10 साल पुराने में, ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद हमको ये कांस्टेंट रखना है, बढ़ाना नहीं है। 10 साल तक ये हमको बढ़ाना है, उसके बाद 10 साल पुराने में
730, 180, 680। 11वें साल में भी इतने पड़ेगा, 12वें में भी इतने पड़ेगा, 13वें में भी इतने पड़ेगा, ठीक है। 10 साल पुराने पौधे, 10 साल से पुराने पौधे में हाँ इतना ही पड़ेगा। 20वें साल में इतना पड़ेगा, लेकिन उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, उसकी कटाई छटाई आपको करना पड़ेगा, उसके अंदर जुताई करना पड़ेगा आपको, उसमें समय समय पर पानी देना पड़ेगा। अगर कोई रोग विषित फाका है तो उससे आपको काट के हटाना पड़ेगा, उसमें बोडिया की पेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 38, हाँ वो 36 हो जाएगा, हाँ 36 हो जाएगा। और नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा। और 36, 200 140 कैसे हो जाएगा? 216 होगा? नहीं 216 भी नहीं होगा। लास्ट वाला सर, लास्ट वाले में नीचे में बढ़ जाएगा 3 साल में। नहीं सर, वो पोटेशियम में, हाँ यहाँ पे बढ़ जाएगा। 272 नहीं होगा। 3/24 18 ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 गुना है ना, ये भी ठीक है, वही सही है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर किया ना साथी है ठीक है। ये भी ठीक है। नहीं कैसे जोड़ रहा? चलो कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। जी सर, वही कैलकुलेशन तो सबको आती है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझने के बाद मेन बात है बस कैसे, समझ हाँ लीजिए, कैसे करना है वो सब। समझ लीजिए बस। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें एक और टेक्नोलॉजी है, देखिए ये तो हम बताते हैं, चाहे पहले साल का हो चाहे दूसरे साल का हो, नाइट्रोजन को जो है हम 2 भाग में देंगे, ठीक है। पहला भाग में हर साल में इसको हम आधा कर देंगे, ठीक है। इसको भी आधा करेंगे, इसको भी आधा करेंगे, फर्स्ट महीना इसको भी आधा करेंगे। पहला आधा डोज हम डालेंगे इसके पूरे डोज के साथ, फास्फोरस और पोटाश के पूरे डोज के साथ हम फल तोड़ने के तुरंत बाद, ठीक है। फल तोड़ने के तुरंत बाद हम उसमें पहला आधा डोज नाइट्रोजन और पूरा डोज फास्फोरस और पूरा डोज पोटाश का डालेंगे, और मिट्टी में अच्छे से नमी हम बनाए रखेंगे, सिंचाई करेंगे उसकी, जुताई भी करेंगे। और बचा हुआ नाइट्रोजन हम क्या करेंगे, आम में बचा हुआ क्या करेंगे, अक्टूबर में देंगे। अक्टूबर का नवंबर नहीं होना चाहिए, पता है क्यों? अभी नहीं दे सकते। नहीं, आप नहीं दे सकते। नवंबर नहीं होना, नवंबर इसलिए नहीं होना चाहिए कि नवंबर में उसकी फल बनने, जो मंजर बनने वाली बर्ड्स बनने लगती हैं। अगर अब आप नाइट्रोजन दे देंगे तो वो पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाएगा, मतलब उसके पत्तियों का विकास होना शुरू कर जाएगा। पत्तियों का विकास शुरू हो जाएगा तो आपका एक फसल जो है चला जाएगा अगले साल के लिए। तो अक्टूबर तक हमको ये डोज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर एरिया को हम चारों तरफ अच्छे से कमौनी कर देंगे, कमौनी करके हम उसमें मिला देंगे और अच्छे से नमी बनाए रखेंगे, ठीक है। टन लगभग हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद डालेंगे, और प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, 1 एकड़ में लगभग 10 टन। तो उसमें जो है ना मिला करके उसमें जुताई कर देंगे, ठीक है। एटलीस्ट जितना पॉसिबल है उतना वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद हमको डालना है, तभी हमारी फसल अच्छी होगी। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो हमको नहीं लग रहा था कि आपको धान और गेहूं से कम उपजेगा, नहीं कम उपजेगा, उससे ज्यादा आपको फायदा देगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 ग्राम पीएपी नहीं डालता है, तो एक बार जुताई नहीं करता है, ऐसे छोड़ देता है, सीधा जनवरी में साफ हो मीडिया प्रॉफिट लेके पहुंचता है। तो वो तो गलत है ना। साफ हो मीडिया प्रॉफिट से बताओ कोई फसल अच्छी होगी? वो तो बीमारी और कीड़ा नियंत्रण के लिए है। चूना लगाने का भी सही समय बता दीजिए ना। बारिश के बाद ही उसमें चूना लगाते हैं, मतलब अभी से 2-3 महीना पहले लगाना चाहिए था। नहीं, बारिश के बाद ही, बारिश के पहले वो धुल जाएगा पूरा। अभी लगाएंगे तो सर नुकसान करेगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा। बस बारिश के पहले नहीं लगाते हैं इसलिए क्योंकि वो पूरा धुल जाता है, फिर साल भर नहीं टिकता है। बारिश के पहले आप अगर आप अप्रैल मई में लगाएंगे तो बारिश के बाद जुलाई के बाद एक बार फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सबसे सही समय है आपको बारिश के बाद अगस्त सितंबर में आप अच्छे से लगा दीजिए। बोडियाक्स पेस्ट बोलते हैं इसमें, बोडाक्स पेस्ट, बोडो पेस्ट है, राहुल सिंह राजपूत डॉक्टर हैं, वो बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो लगाएंगे चूना और कॉपर सल्फेट मिला करके। सिर्फ कॉपर सल्फेट कितना डोज कितना होना चाहिए एक पौधे में? पौधा में नहीं, बनाने के लिए बताता हूँ। आपको 1 किलो चूना लेना है, 1 किलो कॉपर सल्फेट लेना है। इसको अलग अलग 5 लीटर पानी की बाल्टी में भिगो लेना है, इसको 2-3 घंटा तक इसमें घोल लेना है, इसको 5 लीटर की बाल्टी में, ठीक है। फिर तीसरी बाल्टी हम लेंगे 10 लीटर की, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, या फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 10 लीटर की पानी बाल्टी में 5 लीटर पानी, 10 लीटर की बाल्टी में 5 लीटर पानी लेकर के ये इसमें आगे हमें पानी भी इसमें ऐड करना है। पानी इसमें रहेगा 10 लीटर, ठीक है।
तो इसको 10 लीटर की बाल्टी लेंगे, चूना इसमें हम घोल लेंगे अच्छे से। दूसरी बाल्टी 5 लीटर की लेंगे, हम उसमें 5 लीटर पानी लेकर के कॉपर सल्फेट हम घोल लेंगे 1 किलो। इसमें 5 लीटर पानी में चूना घोल लेंगे, 5 लीटर पानी में चूना, 5 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट। फिर हम क्या करेंगे, ये अच्छे से घुल जाएगा तो इसमें बांस से अच्छे से लकड़ी वाले किसी से अच्छे से चला लेंगे। फिर चलाने के बाद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को धीरे धीरे इसमें डालेंगे। 2 आदमी लगेगा इसमें, एक आदमी धीरे धीरे डालेगा, दूसरा आदमी लकड़ी से अच्छे से उसको मिक्स करेगा। ठीक है, कभी भी ये गलती नहीं करिएगा कि चूना कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं, वो बहुत ध्यान रखता है, इसमें टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा, आपका पौधा उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट को चूना में डालना है, या फिर एक काम कर सकते हैं, 5 लीटर पानी को 5 लीटर पानी में आप इसको घोल लीजिए, उसको 5 लीटर पानी में घोल लीजिए। तीसरी बाल्टी लीजिए 10 लीटर का, तीसरी बाल्टी उसमें दोनों एक साथ डालिए, चूना भी कॉपर सल्फेट भी। उसमें 3 आदमी लगेंगे। बीच में क्या करेंगे, जो 10 लीटर के बाल्टी में डालेंगे उसमें हम अच्छे से लकड़ी से चलाते रहेंगे और बाकी एक साथ में दोनों तरफ से वो डालते भी रहेंगे। ठीक है, तो मिक्स कर देंगे, या तो एक साथ डालिए या फिर चूना में कॉपर सल्फेट डालिए। याद कैसे रखेंगे, आसमान कैसा होता है, नीला, कॉपर सल्फेट भी नीला पत्थर होता है, नीला चौथा बोलते हैं उसको। तो आसमान ही जमीन पे गिरेगा, ठीक है, तो नीला चौथा ही ऊपर से चूना में मिक्स होगा। ठीक है, कभी जमीन जाके आसमान में नहीं जाएगा, मतलब सफेद वाला पोर्शन ऊपर नहीं जाएगा, नीला वाला ही नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, उसमें आम में जनवरी फरवरी में 2 से 3% हम यूरिया स्प्रे कर देंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में। और मार्च में क्या करेंगे, हम जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, जो हमारे फल सेट हो जाते हैं, लगभग मटर के दाने से बड़े बड़े हो जाते हैं मार्बल स्टेज में, तब हम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का इतना स्प्रे कर देंगे। और मई में फिर एक बार इसको रिपीट कर देंगे। और मार्च अप्रैल में हम बोरेक्स भी 0.5% हम एक बार इसमें स्प्रे कर देंगे। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो इसके अतिरिक्त एक आता है अर्का मैंगो स्पेशल। इसमें क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का पूरा फार्मूलेशन है, इसको कुछ नहीं करना है। ये वाला इतना सोचोगे आप कहाँ मिलेगा, तो ये सब कुछ नहीं करिए। पहला स्प्रे आप अक्टूबर में इसका कर दीजिए 5 ग्राम पर लीटर। दूसरा स्प्रे आप इसका फरवरी मार्च में कर दीजिए 5 ग्राम पर लीटर। तो फल भी अच्छा बनेगा, आपका फल सेट भी अच्छे से होगा। सर मैंने देखा कि 0050 फल नहीं गिरने में कामयाब होता है। 0050 वो पोटेशियम है आपका, फल नहीं गिरने देता वो। पोटेशियम तो इतना नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से फल नहीं गिरता, जिसमें आपको बोरेक्स होगा और कैल्शियम होगा। ये 2 फल नहीं गिरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बोरेक्स और कैल्शियम। ठीक है, 54-34 ये सब आपका एनपीके का डोज है। जी, मैंने कहा कि मंजन में ये काम करता है, मैंने देखा था कि मंजर में देखिए सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स काम करता है। अगर आप शुरुआत से डाले रहेंगे सब कुछ, नहीं मतलब जैसे मंजर से पहले 19-20 मंजर में 54-34 और अरे आप जो बता रहे हैं ना, वो सब एनपीके का एक सोर्स है। एनपीके जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश है ना, वो सब उसका सोर्स है। हम आपको पूरा डोज बता दीजिए, वो आप चाहे जिससे पूरा करिए, चाहे कंपोस्ट से पूरा करिए, चाहे आप यूरिया से पूरा करिए, चाहे डीएपी से पूरा करिए, चाहे 19-19 से पूरा करिए, चाहे 0050 से पूरा करिए, वो आप चाहे जहाँ से पूरा करिए। इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप ऐसा नहीं, इतना ये सब करने की, जैसे अलग अलग आपको इकट्ठा करके इसमें ढोलना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अर्का मैंगो स्पेशल एक आता है, अमेजन पर भी उपलब्ध है अर्का मैंगो स्पेशल। एक IHR का वेबसाइट है, वहां से भी वो लोग ऑर्डर करके देते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप अगर व्हाट्सएप पे कॉल करके अगर मंगाएंगे तो वो भी मंगा देते हैं, भेज देते हैं वहां से। केला में देखिए आप इसमें कितना देते हैं, लगभग 200 ग्राम इसमें नाइट्रोजन है, 60 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम आपका पोटाश है। क्योंकि इसमें पोटाश सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसमें 300 ग्राम पोटाश, 60 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम इसमें नाइट्रोजन हम देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में आधा डाल देते हैं लगाते समय, फिर 2 महीना के बाद, और फिर उसके 2 महीना के बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो डाल देते हैं। इसमें 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए केला में। ऐसे ही अमरूद में है, अमरूद में आपका बिहार में 400 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटेशियम डालना पड़ेगा, और FIF 50 किलो लगभग डालना पड़ेगा। पोटा तो आपके यहाँ नहीं होता है। पपीता में भी 250 ग्राम रहता है। इसको सेम केला के जैसे 6 महीना के अंदर पूरा इसमें कंप्लीट कर लेना है। आधा डोज आपको लगाते समय डालना है, बाकी का 2 डोज इसके बाद डालना है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन है, पानी के साथ अगर आप देते हैं तो
10 लीटर पर डे के हिसाब से, अगर जैसे हम वो सब सरफेस इरिगेशन बताते हैं, अगर वो सिस्टम है आपके पास तो पानी के साथ हम फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, तो इसके लिए डोज इसका अलग है। ये आपके बायो फर्टिलाइजर जितना भी है, राइजोबियम है, जो स्पाइरिलम है, जो टोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब है, ये सब लैब में बनाए जाते हैं। अजोला जैसे धान में आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। ये जैसे आप बता रहे थे अर्का मैंगो स्पेशल है, ये आप उसमें डाल सकते हैं 5 ग्राम पर लीटर, एक स्प्रे अक्टूबर में, एक स्प्रे फरवरी मार्च में। 5 ग्राम पर लीटर। हाँ, ये आपका मैंगो स्पेशल है। अभी डाल सकते हैं सर? अभी रुपये फरवरी मार्च में डालिएगा। कब कब देना है सर? एक अक्टूबर में, एक दूसरा स्प्रे फरवरी मार्च में। मैंगो स्पेशल हाँ, ये मिल जाएगा इसमें? ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजन पे। अमेजन पे मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है आप लोग अपना अपना क्वेश्चन जो है पुट अप कर सकते हैं। सर जैसे कि एक केला का पौधा है सर, उसमें क्या होता है सर, पौधा यानी कि फल भी उगता है, फल उगने के बाद आधा फल तैयार होने के बाद जो है ना सर, हाँ। उसका जो ये होता है ना, जैसे फल निकला, काट दे, उसका काट जो दे। ये होता है, बहुत कम में काटते हैं। उसके बीच में जो है ना सर, उतना कीड़ा टाइप बहुत का सारा क्या होता है सर, वजन से शायद या फिर जब कोई प्रॉब्लम